नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। न्यूज़ तक पे हम लोकसभा चुनाव को लेकर रोज़ाना एक कवरेज कर रहे हैं देश किसका, जिसमें हम देश की बड़ी राजनीतिक खबर पर बातचीत करते हैं। आज की बड़ी राजनीतिक खबर आई है हरियाणा से, जहां सुबह तक मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे और शाम होते होते उन्हें हटा दिया गया। उनकी जगह नायाब सिंह सैनी को नया मुख्यमंत्री बना दिया गया है। हरियाणा में एक और परिवर्तन हुआ कि बीजेपी के साथ 2019 से जेजेपी यानी जन नायक जनता पार्टी जो दुष्यंत चौटाला की है, वो इस सरकार में शामिल थी। तो जेजेपी को भी आज बीजेपी ने अपने गठबंधन सरकार से बाहर कर लिया और अकेले के बल पर उन्होंने सरकार बनाने का फैसला किया है, दावा किया है। अब निर्दलीय जो विधायक है और गोपाल कांडा, इनको मिला के उनके पास 48 विधायकों का समर्थन हासिल है, जबकि बहुमत के लिए सिर्फ 46 विधायकों की ज़रूरत है। तो नए मुख्यमंत्री जो है वो नायाब सिंह सैनी हैं, जो कि सैनी समुदाय से आते हैं। इस समुदाय के हरियाणा में 8% वोट है। इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, वो पंजाबी खत्री थे, जो कि बहुत कम वहाँ वोटर है। लेकिन अब तक बीजेपी ने किसी गैर जाट को ही मुख्यमंत्री बनाया है। तो मेरे साथ इस हरियाणा के बारे में जो परिवर्तन हुआ है, इस बारे में बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नीरज गुप्ता। नीरज राष्ट्रीय राजनीति में तो दखल रखते ही है, लेकिन हरियाणा से भी आते हैं और हरियाणा की राजनीति को बेहतर ढंग से समझते हैं। नीरज, स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। तो नीरज, ये बताइए कि ये मतलब आनन फानन में अभी लोकसभा चुनाव जब हो रहा है जी, तो ये मुख्यमंत्री क्यों बदल दिया बीजेपी ने हरियाणा का, क्या वजह रही इसकी? देखिए मिलिंद, ये रातों रात की घटना नहीं है। कुछ दिन पहले जो सूत्र बता रहे हैं हमें कि कुछ दिन पहले एक सर्वे रिपोर्ट हरियाणा को लेकर आला कमान ने मंगवाई थी, जो कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लेवल पर डिस्कस हुई। और उसमें उस सर्वे रिपोर्ट ये कह रही थी कि लोकसभा चुनाव में भी और आने वाले विधानसभा चुनाव, जो कि बड़ा सरोकार है बीजेपी का, वहाँ पर जाट वोटर जो है वो बीजेपी से खुश नहीं है और वो बीजेपी को वोट बहुत कम देंगे या नहीं देंगे। यानी वहाँ पर बीजेपी को एक क्लैरिटी करनी थी। और उसके अलावा जो जेजेपी, जिसका आपने जिक्र किया, दुष्यंत चौटाला की पार्टी, जो कि मुख्यतः जाटों की राजनीति करती है, उनके सहयोग से आप सरकार चला रहे हैं। जाट तो आपसे नाराज़ हैं ही, और जेजेपी होने की वजह से जो जनरल कैटेगरी का वोट है और जो आपका एक ट्रेडिशनल वोट है, नॉन जाट वोट है, उसमें भी बीजेपी को सेंध लगती हुई नजर आ रही थी। तो ये दो वजह थी कि बीजेपी को लगा कि हमें जो दूसरे कई राज्यों में एक मॉडल अपनाया है कि पूरे के पूरे बदल डालूंगा, मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट को बदल दिया जाना चाहिए, वही फॉर्मूला अपनाया गया यहाँ पर। और दोनों काम हुए। एक तो एंटी इनकम्बेंसी पर काबू पाने के लिए अपनी पूरी कैबिनेट बदल दी गई, और साथ ही साथ उन्होंने दुष्यंत चौटाला से भी छुटकारा पा लिया। नहीं तो नीरज, एक बात समझाइए हमें कि जो जातीय समीकरण आपने कहा, तो अब तक बीजेपी ने मतलब ये 2014 से ये एक राजनीति की है कि जो भी डोमिनेंट कास्ट होती है, किसी कास्ट कहिए, क्लास कहिए, किसी भी प्रदेश में, जैसे मान लीजिए यादव हुए उत्तर प्रदेश में, या बिहार में, या महाराष्ट्र में मराठा हुए, या हरियाणा में जाट हुए, तो उनके इतर मतलब उनके खिलाफ बाकी समुदायों को, जातियों को गोलबंद किया जाए जी। तो यही मतलब बिना जाटों के 10 साल से बीजेपी शासन कर रही है। तो जाटों के बारे में जो मैं समझ पाया हूं कि 20% ही इनकी आबादी है जी। तो ये क्या समीकरण है जाटों का, मतलब हरियाणा की राजनीति में? दरअसल 20% से 25% की आबादी है, जो अनुमानित आंकड़े हैं, लेकिन ये एक डोमिनेंट कास्ट है। यानी कि ये एक वहाँ के जमींदार आप कह सकते हैं, हरियाणा की जमींदार कास्ट है, और ये बहुत बड़ी आबादी को प्रभावित करते हैं। 4-5 सीटें, 90 में से 40 सीटें तो सीधी सीधी ऐसी हैं जहाँ पर जाट जो है वो जिताते हैं या हराते हैं अपनी आबादी की वजह से। लेकिन उसके अलावा भी जो बाकी जगह पर है, वहाँ पर ये ओपिनियन मेकर की बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब तक जो कांग्रेस पार्टी थी वो वहाँ पर जाट और एससी की राजनीति करती हुई आई थी। अगर आप कांग्रेस पार्टी का इतिहास देखेंगे तो अगर मुख्यमंत्री जाट है तो वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष जो है वो एससी कम्युनिटी से आता है। तो ये कॉम्बिनेशन मिला के जो है वो 20 + 25 लगभग 45% का कॉम्बिनेशन बच जाता है। तो बीजेपी 2014 में जब आई, तो जैसा आपने बाकी राज्यों का जिक्र किया, हरियाणा में भी बीजेपी ने सोचा कि हम नॉन जाट तो वहाँ ओबीसी भी नहीं है, तो हम वहाँ ओबीसी की पॉलिटिक्स करेंगे, जो कि अभी
कांग्रेस पार्टी ने खाली छोड़ा हुआ है। तो बीजेपी ने वहाँ पर 2014 में नरेंद्र मोदी की लहर में सरकार बनाई, चूंकि उसी साल विधानसभा चुनाव था लोकसभा के साथ, तो वहाँ पर भी बीजेपी ने सरकार बना ली, हालांकि वोट परसेंटेज तब भी घटा था। अब वहाँ बीजेपी ने एक नॉन जाट सीएम बनाया, लेकिन बीजेपी उसके बाद ओबीसी और जाट की पॉलिटिक्स करती रही, जो कि कांग्रेस पार्टी जाट और दलित की पॉलिटिक्स कर रही थी। उन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष जाट कम्युनिटी से रखा। अभी हाल ही में ओपी धनखड़ को पिछले साल ही बदला गया जब नायाब सैनी को वहां पर लाया गया था। यानी पिछले साल बीजेपी ये डिसाइड कर चुकी थी कि हमें अब यहाँ नॉन जाट की अपनी जो पॉलिटिक्स है उसको और ज़्यादा अंडरलाइन करना है। वो प्रयोग 10 साल से सफल होता हुआ आ रहा है। एंटी इनकम्बेंसी की नाराज़गियाँ वो और बारीकियां हैं कि खट्टर को लेकर नाराज़गियाँ थी, और किसानों का मुद्दा आप देखिए कि किसानों के मुद्दे पर और इसके अलावा जो अभी रेसलर्स का मुद्दा हुआ था, महिला पहलवानों का मुद्दा हुआ था, वो साफ साफ पे एक तरीके से वो जाट कम्युनिटी को एड्रेस कर रहे थे मुद्दे, और वहाँ बीजेपी कटघरे में खड़ी हुई थी। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने बहुत उन मुद्दों को सुलझाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि बीजेपी का आला कमान ये स्पष्टता ले चुका था कि जाट पॉलिटिक्स तो हम कर नहीं पाएंगे, वहाँ हम कांग्रेस को बीट कर नहीं पाएंगे, और उसके अलावा कांग्रेस के अलावा आईएनएलडी और जेजेपी ये सभी जाट की पॉलिटिक्स, प्योर जाट की पॉलिटिक्स करते हैं। तो ये बीजेपी की बड़ी सोची समझी एक रणनीति है। अब ये लोकसभा में तो जैसी बात है कि लोकसभा में तो नरेंद्र मोदी इंसेंटिव की वजह से कोई बहुत ज़्यादा चिंता बीजेपी को नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी ने अपनी एक ज़मीन तैयार की है, जहां पर वो जाटों से इतर जो बाकी वोटर है हरियाणा का उसको एड्रेस करेगी, और विधानसभा चुनाव को इस बार शायद बिना किसी बैसाखी के क्लियर मेजॉरिटी से जीतने की कोशिश करेगी। नहीं, जो इसमें जो एक प्लेयर है जेजेपी, तो उसका मैं थोड़ा इतिहास बता देता हूं दर्शकों को कि जो देवीलाल का परिवार है, जो कि हरियाणा की राजनीति में अब ये चौथी पीढ़ी है। देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री रहे हैं, बड़े नेता रहे नीरज। उसके बाद देवीलाल के ही बेटे ओम प्रकाश चौटाला, वो भी मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के। उनके 2 बेटे अभय चौटाला और अजय चौटाला, और फिर अजय चौटाला के जो बेटे हैं दुष्यंत चौटाला, यही मेरे ख्याल से फैमिली ट्री है। बिल्कुल। तो अभय और अजय के रास्ते अलग अलग हो गए। तो आईएनएलडी अभी भी अभय चौटाला के पास है, और ये एक नई पार्टी बन गई जो थी जननायक जनता पार्टी जेजेपी। और इसी पार्टी ने दरअसल पिछली बार 2019 में विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस का खेल खराब किया, क्योंकि इसको 10 सीटें मिल गई, इसने 15% वोट भी हासिल किए, और ये जो 15% वोट थे ये प्राइमरली जाट समुदाय के थे, जो कि नीरज ने जैसे कहा कि ये वोट जो है ये कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट रहा है। तो अगर आप देखें कि अगर जेजेपी और कांग्रेस के वोट जोड़ लेते तो करीब 43% पर ये मामला पहुंच जाता, और अगर ये जेजेपी खेल खराब नहीं करती तो हो सकता है कि कांग्रेस मेजॉरिटी के पास पहुंच जाती, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया जी। तो नीरज, अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये विधानसभा में और लोकसभा में अलग अलग, जैसे आपने बात कही, क्योंकि 2019 में भी हमने देखा कि बीजेपी को 58% वोट मिला, मतलब एकदम भारी बहुमत की 10 सीटें मिल गई। और इस बार भी ओपिनियन पोल यही कह रहे हैं कि 10 सीटें या 9 सीटें या 8 सीटें, अधिक से अधिक अगर कोई वर्स्ट केस भी सिनेरियो है जी, तो वो 8 सीटों का है जी, कि भाई ये 8 से 10 सीटें बीजेपी को मिलेंगी जी। तो बीजेपी, और ये 2019 का भी जो नतीजा था बड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि बीजेपी उस समय 75 पार की बात कर रही थी, 90 सीटों का सदन है जी, बिल्कुल, और बीजेपी रह गई थी 40 सीटों पर जी। तो ये विधानसभा में परफॉर्मेंस जो है हमने देखा नीरज की, बीजेपी का वोट प्रतिशत गिरता है लोकसभा के बनिस्बत विधानसभा में, लेकिन 22% की गिरावट आई थी। तो इस बार भी क्या बीजेपी को यही डर है कि विधानसभा में उसको सरकार बनाने में दिक्कत हो सकती है? बिल्कुल, एग्जैक्टली। दरअसल ज़्यादातर देश के राज्यों में जहां बीजेपी ने विधानसभा चुनाव भी जीता और लोकसभा तो जीता ही, वहां पर 10-15% का फर्क तो रहा है, 10-12% का, और जिसे हम नरेंद्र मोदी इंसेंटिव कहते हैं लोकसभा चुनाव का। लेकिन हरियाणा में पिछली बार यही हुआ था मिलिंद, 2019 में जब 10 की 10 सीटें लोकसभा में जीती तो बीजेपी का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो गया। उस वक्त भी खट्टर को लेकर एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल था। वैसे भी हरियाणा जैसे स्टेट में
बीजेपी ने एक पंजाबी खत्री समुदाय के सीएम को 5 साल तक खींचा। लगातार उन 5 सालों में ये बात चलती रही कि क्या बीजेपी को बदलना पड़ेगा, कोई जाट सीएम लेके आना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं हुआ। इसके बाद 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले वो जो एक एंटी इनकम्बेंसी था, लोकसभा में 10 की 10 सीटें जीतकर बीजेपी शायद ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी और 75 पार का नारा दे रहे थे कि हाँ हम जीतेंगे। लेकिन मैं हरियाणा से आता हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि विधानसभा चुनाव के 2 महीने पहले तक तो जरूर ये 75 का नारा चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते गए लोगों ने ये कहना शुरू किया कि बीजेपी यहां क्लियर मेजोरिटी भी नहीं ला पाएगी। और बड़ी हैरानी की बात है कि दिसंबर 2018 में जो पार्टी अस्तित्व में आई, यानी दुष्यंत चौटाला की पार्टी 2018 में अस्तित्व में आई और 2019 में वो 10 सीटें जीतकर एकदम से उसने गेम चेंजर बन गई, वो किंग मेकर बन गई हरियाणा के अंदर। बिल्कुल दोनों पार्टियों की कोई विचारधारा नहीं मिलती है, दोनों पार्टियों का वोट बेस अलग है, दोनों पार्टियों का बिल्कुल ये जिसे आप कह सकते हैं कि मैरिज ऑफ कन्वीनियंस था कि एक दूसरे के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाई। और ओम प्रकाश चौटाला जो कि जीवन भर बीजेपी के खिलाफ पॉलिटिक्स करते रहे, जीवन भर नहीं कह सकते, उन्होंने बीजेपी के साथ केंद्र की राजनीति में अलायंस भी किया था, जी बिल्कुल। लेकिन एक नॉन जाट की पॉलिटिक्स करने वाली बीजेपी और जाट की पॉलिटिक्स करने वाली, ये दोनों पार्टियां साथ में आई और इन्होंने सरकार बनाई। इस बार बीजेपी को ये साफ नजर आ गया था कि लोकसभा चुनाव तो हमारा कंफर्टेबल है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस पार्टी जो है वो केंद्रीय स्तर पर बीजेपी को अभी फिलहाल टक्कर देती हुई दिख नहीं रही है। तो यानी पीएम का चेहरा जो है, पीएम के चेहरे पर ही अगर चुनाव होगा तो वो नरेंद्र मोदी है, तो इसलिए बीजेपी वहां पर कंफर्टेबल है लोकसभा चुनाव में। लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ये नजर आ गया था कि ये पिछली बार वाला रिपीट होगा, तो हमें यहाँ पर अब अपने वोटर को ये क्लियर कर देना है कि भैया हमारी आइडियोलॉजी क्या है, हम किस वोट बेस को एड्रेस कर रहे हैं। तो उन्होंने चौटाला को अपने आप से अलग किया। और देखिए एक फ़ायदा है बीजेपी को यहाँ पे, चौटाला को अलग करने से अब चौटाला के अलग लड़ने की वजह से विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय चुनाव होगा तो वही जाट वोटर जो अदरवाइज अगर ये चौटाला और बीजेपी एक साथ लड़ते तो ये एक साथ कांग्रेस को जाता है ये जाट वोटर। अब इसमें विभाजन होगा, जाट वोटर टूटेगा कांग्रेस पार्टी और दुष्यंत चौटाला की पार्टी में, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। तो यही आरोप नीरज जो दीपेंद्र हुड्डा है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं जी, और कांग्रेस के उभरते हुए नेता है, उन्होंने यही आरोप लगाया था और बार बार वो आज ट्वीट भी कर रहे हैं कि भाई देखो ये तो पहले से ही तय था कि कांग्रेस का वोट तोड़ने के लिए ये जो है जेजेपी को अलग किया जाएगा। अगर लोकसभा चुनाव भी उसने तो कहा था कि हम 2-3 सीटों पर ही लड़ेंगे, लेकिन अगर पूरी सीटों पर भी लड़ते हैं तो इसका जो नुकसान होगा वो सीधे सीधे कांग्रेस को होगा, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या वो विधानसभा का चुनाव हो। अब नीरज, हम कार्यक्रम के आखिर में जो बात करते हैं, जो मुख्यमंत्री बदलने वाला मॉडल है बीजेपी का, और ये मॉडल जो है अलग अलग प्रदेशों में अब तक अपनाया गया है। सबसे पहले तो गुजरात में ही अपनाया गया था, जहाँ पर मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट बदल दी गई थी, और 2022 में जब वो चुनाव हुआ तो वो मॉडल जो है वो कामयाब रहा कि बीजेपी ने 150 से ज़्यादा सीटें पार कर ली। विजय रूपानी मुख्यमंत्री थे, उनको बदल के भूपेंद्र पटेल को बनाया गया था। यही मॉडल जो है हमने देखा था उससे पहले उत्तराखंड में भी लागू किया गया था, जबकि वहाँ पर तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री थे, उनको तो उससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनको उससे पहले थे तीरथ, तो मैं कह रहा हूँ त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी हटा के पुष्कर धामी को बना दिया गया था। और उसके बाद में आप कर्नाटका में भी बोम्मई को बनाया गया था, येडुरप्पा को हटा के, लेकिन यहाँ ये कामयाबी नहीं मिली, ये हार हो गई थी बीजेपी की। बाद में ये भी चर्चा चली थी, और मेरे ख्याल से त्रिपुरा में भी जो है वो मुख्यमंत्री बदला गया, लेकिन त्रिपुरा में भी मुख्यमंत्री बदलने के बाद में उनको जीत मिल गई। तो ये एक बीजेपी ने एक मॉडल बना रखा है कि जिसके खिलाफ नाराजगी हो सकती है उसको आप हटा दो और नए सिरे से प्रचार कर लो। ये मॉडल हालांकि जो है नीरज, मध्य प्रदेश में भी बात थी कि इसको लागू किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो शिवराज सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो चुनाव जीत गए, और फिर चुनाव जीतने के बाद उनको हटाया गया। लेकिन एक हिमाचल में भी बात आई थी कि भाई अगर ये जयराम ठाकुर को हटा दिया होता तो शायद बीजेपी चुनाव जीत जाती। बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मुख्यमंत्री बदलने का जो मॉडल है, ये आपको हरियाणा में मतलब कारगर होता दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी भी चुनाव में 6 महीने हैं,
नहीं, चुनाव में बिल्कुल 6 महीने हैं और ये मुझे लगता है कि फिलहाल बीजेपी ने बहुत सोच समझकर ये रणनीति बताई है। 2 बातें तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को ये लग रहा है कि हाल ही में खट्टर के मुख्यमंत्री खट्टर के साथ अपनी दोस्ती की बातें करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें साइडलाइन कर दिया है। ऐसा नहीं है, वो साइडलाइन नहीं किया गया है, वो एक सोची समझी रणनीति है। इसीलिए नायाब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। नायाब सैनी और खट्टर का, मनोहर लाल खट्टर का मिलिंद आप वही रिश्ता समझ सकते हैं जैसा रिश्ता प्रधानमंत्री मोदी और खट्टर का अपना बता रहे थे। वो ये लेट 90s में नायाब सैनी जो है वो संगठन महामंत्री हुआ करते थे और संगठन और बीजेपी के बीच में पुल का काम किया करते थे। 2002 में ये युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने, यानी सक्रिय बीजेपी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े थे। तो ये उसी वक्त से मनोहर लाल खट्टर के संपर्क में है, जब वो आरएसएस के जमाने से, और ये एक दूसरे के नजदीकी है। मनोहर लाल खट्टर की सिफारिश पर ही इन्हें कुरुक्षेत्र से सांसदी का टिकट दिया गया था, जहां से ये भारी अंतर से जीत के भी आए थे। फिलहाल जैसे अभी मध्य प्रदेश में यादव मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाया, अब यहाँ पर वो एक सैनी ओबीसी कैटेगरी के सैनी कैंडिडेट को मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया है। तो जो कांग्रेस पार्टी की जातीय जनगणना, विपक्ष की जातीय जनगणना के मुद्दे हैं, या विपक्ष उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में पीडीए, कुल मिलाकर वो जो मंडल की पॉलिटिक्स विपक्ष कर रहा है देश भर में, उसके बरक्स बीजेपी जो ओबीसी को लुभाने की अपनी राजनीति कर रही है, ये उस मॉडल का हिस्सा है। तो यहाँ पर नायाब सैनी को फिलहाल मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने, मुझे लगता है कि अभी की राजनीति के हिसाब से ये कदम उनका ठीक लगता है। आने वाले दिनों में देखना होगा क्या होगा। और दूसरा, कुछ लोगों को ये लग रहा है कि कहाँ से उठाकर ले आए, किसी को जानते नहीं थे। तो भैया, ये तो बीजेपी लगातार करती रही है कि अनजान चेहरों को लेकर आई, और लेकिन इसके बावजूद भी वोट जो है वो बम्पर पाए। नहीं तो नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। और जैसा कि नीरज ने अंत में ये कहा है कि भाई ओबीसी की पॉलिटिक्स हो रही है, राहुल गांधी जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं कि भाई जातीय जनगणना की जाए और ओबीसी को उनका हक मिले। बीजेपी जो है वो सिर्फ जातीय जनगणना की मांग जो है मान नहीं रही है, लेकिन जो एक्चुअली बोलते हैं ना, जो अमल में जाना है, वॉक द टॉक है, मतलब जो आप कहते हैं वो आप कथनी और करनी वाली बात है। तो बीजेपी का जोर जो है कम से कम ओबीसी के मामले में, चाहे मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने से हो या फिर यहाँ हरियाणा में नायाब सैनी को बनाने से हो, तो ये ज़रूर है कि इस तरह के जो अपनी एक छवि रही है बीजेपी की, उसको तो खैर काफ़ी वर्षों से तो तोड़ दिया कि एक अपर कास्ट या तरह की पार्टी है। तो लेकिन ये वापस एक ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने एक संदेश दिया है कि नहीं, हम ही असली ओबीसी पार्टी है, या हम सर्व समाज की पार्टी, सभी समुदायों को हम अपने साथ में लेकर चलते हैं। तो देश किसका में आज इतना ही। जैसा कि मैंने शुरुआत में जो बात कही थी, दोबारा से मैं रिकैप कर देता हूँ। आज सुबह तक हरियाणा के मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, शाम होते होते मुख्यमंत्री बन गए नायाब सिंह सैनी, जो कि अभी कुरुक्षेत्र से सांसद है भाजपा के। और दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट रही वो ये रही कि जेजेपी, मतलब जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला की, जो कि देवीलाल के पड़पोते हुए, जो कि चौथी पीढ़ी है देवीलाल की राजनीति में, उनकी पार्टी को बीजेपी ने बाहर का रास्ता बताया। और अब ये एक तरह से साफ हो गया है कि ये जो चुनाव विधानसभा का जब लड़ेगी या लोकसभा का भी चुनाव लड़ेगी, उसमें बीजेपी अपने दम पर ये चुनाव लड़ेगी। लेकिन ये मुख्यमंत्री बदलने का जो प्रयोग है, ये कुछ राज्यों में सफल रहा है, कहीं सफल नहीं रहा है। तो ये देखने वाली बात होगी कि हरियाणा में ये मुख्यमंत्री बदलो योजना जो है कितनी कारगर साबित होती है। आप सबका धन्यवाद।